बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही, दुआ यही कि मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और आप सबको ये नई सुबह, ये आज का नया दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारी उम्मीदों के साथ, बहुत सारी ख्वाहिशों के साथ और सबसे बड़ी बात कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने दिन का आगाज़ किया करें। ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा कि गुज़रा हुआ दिन जो है वो अक्सर तल्ख़ यादें छोड़ जाता है, कुछ अच्छा नहीं होता या कुछ बहुत अच्छी यादें रह जाती हैं। सो यादें यादें होती हैं, लेकिन उनको अपने पास महफूज रखें जो आपको आगे ज़िंदगी में बढ़ने की जो है वो उम्मीदें दे सके। आई बिलीव कि कुछ नेगेटिव चीज़ें जो हमारे इनबॉक्स में सेव हो जाती हैं, हमें उनको डिलीट कर देना चाहिए। वो भी लाइफ का हिस्सा है, तो इसलिए लाइफ मस्ट गो ऑन, ज़िंदगी को चलते रहना है और वो चलती रहेगी और वक्त गुजरता रहेगा। इट डिपेंड्स कि आप उसको किस तरह से गुजारते हैं। सो आज का दिन अच्छा गुजरे आपका, हम सब का अच्छा गुजरे, तो एक दूसरे को विश करते हैं और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जनाब, आज का मेरा टॉपिक, कोशिश होती है कि जो मौजूदा हालात हैं, जो सिचुएशंस हैं, उसके हिसाब से जो है वो टॉपिक सेलेक्ट किया जाए। तो इस वक्त इस पर मैंने पहले भी कई बार बात की, लेकिन आज एक पूरा सेगमेंट हम इस हवाले से करने जा रहे हैं, क्योंकि ये इस वक्त जो है वो एक, अगर मैं हेल्थ के शोबे में कहूँ तो एक इस पे इमरजेंसी होनी चाहिए और इस पर हुकूमत को अपना बहुत बड़ा किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम की वजह से जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो ठीक नहीं हो पा रही। टाइफॉइड एक ऐसा बुखार है जो दुनिया भर में जो है वो ख़त्म हो चुका है, और जब आप किसी के सामने बोलते हैं ना कि मेरे मुल्क में बुखार है, तो आपको यूँ अजीब सी नज़रों से देखता है कि अच्छा, अभी तक तुम लोग टाइफॉइड से नहीं अपने आप को बचा सके। क्योंकि गंदा पानी, ये जो हमें हमारा बुनियादी हक़ है, इलेक्शन होने वाले, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, उनसे बोले ये तो हक़ है हमारा, आइन भी हमें कहता है कि कुछ चीज़ें हमें मुहैया होनी चाहिए, उसी में से एक साफ़ पानी यहाँ पर रहने वालों का हक़ है। जब आपको साफ़ पानी नहीं मिलता, जर्म्स आपकी बॉडी में जाते हैं, तो उसकी वजह से टाइफॉइड जैसा मर्ज़ जो है वो आपके जिस्म में पैदा होता है। क्या क्या और वजूहात हैं ये आपको आज डॉक्टर बताएंगे, लेकिन जो एक आम तासुब है, अगर टाइफॉइड के बारे में देखें, मैंने सुना कुछ लोगों से, भाई इसको बचपन में ऐसा हुआ था कि इसको बुखार हो गया था टाइफॉइड का, उसकी वजह से पहले ज़बान ठीक थी, अब ज़बान ख़राब हो गई, अब ये रुक रुक के बोलता है, या बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, लोगों की स्किन ख़राब हो जाती है, कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है आपकी बॉडी में। क्या ये टाइफॉइड की वजह से होता है या ये किसी और रीज़न की वजह से होता है जिसको टाइफॉइड से जोड़ दिया जाता है? क्योंकि मैंने इस तरह की कंप्लेंट्स भी लोगों की बहुत सुनी है। रियलिटी क्या है, होता क्यों है, सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है, ये तमाम चीज़ें जो है वो टाइफॉइड के बुखार के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जीपी हैं डॉक्टर आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से। आपको वेलकम करते हैं सलाम पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, ये तो सच बात है कि बड़े हिस्सों में ख़त्म हो चुका है ये, और आप भी अभी बात कर रहे थे कि ये होता है कि जब आप कहीं और किसी से डिस्कशन करते हैं तो दे फील लाइक, अच्छा आप तुम लोग अभी तक इसको नहीं ख़त्म कर सके हो। पोलियो है, बुखार तो एक बहुत बड़े लेवल पर है, बट टाइफॉइड भी इटसेल्फ एक ऐसी चीज़ है जिसे ख़त्म हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और आज का टॉपिक भी आपका बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। उसकी वजह यह है कि जो CDC अमेरिका का जो बहुत बड़ा इदारा है, उसने पाकिस्तान के लिए बाकायदा एक अलार्म जो है वो डिक्लेयर कर दिया है कि जो भी ट्रैवलर्स अमेरिकन पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे वो एहतियाती तदाबीर लेके जाएँ, क्योंकि यहाँ पर एक और तरह का टाइफाइड, जिसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टाइफाइड कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से जो है पिछले दिनों कुछ काफ़ी अमवात भी हुई हैं। और अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसके ऊपर जो है तवज्जो दे, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि गवर्नमेंट का बेसिकली जो है वो एक हिस्सा बनता है कि वो साफ़ पानी लोगों तक पहुँचाए। उनका फेलियर है ये। जी हाँ, बिल्कुल फेलियर है। और ये जो बीमारी है, आपने सही कहा, लोग बड़ी हैरतज़दा नज़रों से हमें देखते हैं कि आपके मुल्क में अभी तक ये प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे पोलियो आपने जिक्र किया, टाइफाइड किया, मलेरिया किया, इस तरह की छोटी छोटी बीमारियाँ जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो अभी तक एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट या पब्लिक हेल्थ जो जिसके ज़रिए हम फेलियर है।
अच्छा, वो हमारे कर ही नहीं ये पाते। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स भी तो नहीं है ना, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से होने चाहिए ना, कि इतनी आबादी बढ़ गई है, वो बड़े बड़े 2-3 हॉस्पिटल हैं, वो भी पता नहीं कब कब बने थे, वो तो कोई बना के चला गया, हमें तो हमारे नसीबों में वो लिख गए। उसके बाद मुझे नहीं, मैंने अपनी इस पूरी लाइफ में जितनी मेरी उम्र है, उम्र तो नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कोई इस तरह का बड़ा अस्पताल मैंने देखा हो कि कराची में जो है वो बनाया गया हो। सब आप इस लगा लेंगे कितना अरसा हो गया कि यहाँ पर इस तरह के हॉस्पिटल्स ही नहीं। क्योंकि जो हेल्थ का सिस्टम होता है वो बिल्कुल सही का, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, उसके बाद बड़े हॉस्पिटल आते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो है पूरा बना हुआ तो है सिस्टम, लेकिन उस सिस्टम को जो है वो फाल नहीं है, चलता नहीं है। या तो वहाँ पे वो औताक बन गई है, यहाँ पर वो या तो जानवर पालते हैं या कोई और जो वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो किसी ने अपने कब्जा लिया, उसको कब्जा कर लिया है। तो ये बेसिक जो हेल्थ यूनिट्स होते हैं वहाँ पर वो दवाएं मुहैया नहीं की जाती, मरीजों को ट्रीटमेंट नहीं किया जाता ताकि वो रेफ़र कर सकें सेकेंडरी और फिर टर्शरी और उसके बाद बड़े हॉस्पिटल। ये जो इशू है टाइफाइड का, जैसे आपने कहा, ये पब्लिक हेल्थ इशू है। पब्लिक हेल्थ मीन्स कि जैसे बीमारियाँ होती हैं बहुत सारी, हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। किस तरह से कि अगर आप अपना पानी साफ़ कर लें, आप अपने हाथ धो लें, जैसे आप जब आप वॉशरूम से बाहर आते हैं अपने अच्छी तरह से हाथ धोएं, और अपने जो बर्तन हैं उनको अच्छी तरह से धोइए, जो चीज़ें आप खा रहे हैं उनको धोकर खाइए, ठीक है। साफ़ पानी पीजिए, आप कोशिश कीजिए पानी को बॉयल कर लें। अगर आप समझते हैं कि आप मिनरल वाटर बाहर नहीं खरीद सकते, तो चूल्हा सबके घर में होता है, चाहे वो लकड़ियों से जलता है या गैस से जलता है, तो पानी को बॉयल कर लीजिए 10 मिनट तक, ताकि वो पानी जो है वो जरासीम से ख़त्म हो जाए, वो पानी आप पीजिए। ये तो हम छोटी छोटी चीज़ें जो घर में कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम टाइफाइड से बच सकते हैं। अगर फिर भी हम नहीं बच सकते तो हम वैक्सीनेशन है इसकी, आप वैक्सीनेशन ले लें। इसकी ओरल वैक्सीन भी आती है और इसकी जो है वो इंजेक्टेबल भी आती है। अच्छा, ये जो बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स कराया जाता है जो उनकी पैदाइश के बाद होता है, उसमें भी ये लगाया जाता है ना? नहीं, उसमें हमारे EPI प्रोग्राम में शामिल नहीं है। नहीं है शामिल नहीं है, ये एक्स्ट्रा आपको जो है लगाना अच्छा, तो ये उसमें अगर शामिल कर दिया जाए तो क्या फिर हम उसको रेडिकेट कर सकेंगे? बिल्कुल, अगर शामिल कर दिया जाए तो गवर्नमेंट के पास अगर फंड्स हों तो वो यकीनन जो है बच्चों को ज़रूर लगनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये भी है, ये जो EPI प्रोग्राम है जिसमें जो की जा सकती है डॉक्टर साहब, इसमें कुछ है? बच्चों के लिए अलग है, बड़ों के लिए अलग है, ठीक है ना। और हर जब अगर मैं आज जैसे मिसाल के तौर पर कोई लोग बाहर से पाकिस्तान में आ रहे हैं या पाकिस्तान से ऐसे इलाकों में लोग जा रहे हैं जहाँ पे टाइफाइड बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ प्रिवेल करती हैं, पाई जाती हैं। जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो अपनी वैक्सीनेशन गाइड ज़रूर चेक करें, और कोशिश करें कि आप ट्रैवल से तकरीबन 2 हफ्ते पहले वो वैक्सीनेशन लगवा लें, ताकि आपका जिस्म जो है वो इम्यून सिस्टम डेवलप कर सके उस बीमारी के खिलाफ। हमने क्या लगानी है? हम जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ इमिग्रेशन नहीं देते, पहले कहते हैं ये ड्रॉप्स भी हैं, ये वैक्सीनेशन लगाएं फिर आपको जाने देंगे। इस तरह का सलूक किया जाता है हमारे साथ दूसरे ममालिक के एयरपोर्ट्स पे। आपको शर्मिंदगी हो रही होती है ना, वो आपको सुनने को तैयार होते हैं ना आपको देखने को तैयार होते हैं। वो कहते हैं ये तो करना है फिर ही आप आगे जा सकते हैं, और आप मजबूर होते हैं, आपने वो सब करना है। सो यस, ये जो आज हम अपनी इंसल्ट फील करते हैं, आज हम कहते हैं कि हमारे पासपोर्ट की जो है उसको डिग्रेड किया जाता है, इन सब चीज़ों को वापस लाने के लिए, इनकी वो डिग्निटी को वापस लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट को ही अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। देखें आप, हमें बीमारियों की वजह से ये सब चीज़ें डील करनी पड़ रही हैं, ऐसे बाकी कोई और इशू नहीं है जिसकी वजह से हमारे साथ एयरपोर्ट्स पर इस तरह का सलूक किया जाता है। लेकिन अभी आपने डॉक्टर साहब का पानी जो है कि लोग बॉयल करके पिया, ये एक बड़ा हिस्सा हमारे यहाँ अभी भी आप बाहर निकल जाएं तो आपको सड़कों पे लोग मतलब छत नहीं है लोगों के पास, लोग सड़कों पर रहते हैं, ये भी एक सिलसिला है। फिर वहीं कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो 4 दीवारी में तो है लेकिन उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है। तो साफ़ पानी, ये जो हम अगर लाइन्स के पानी की लाइन में जो पानी आता है उसमें कहते हैं सीवरेज की लाइनें मिली हुई हैं, वो सिस्टम कुछ अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। यह बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। जो आजकल शहरों में खासतौर पे जो सक्शन पंप रखते हैं, जिसके ज़रिए हम जो पानी को अपनी लाइनों से सक करके अपने नीचे जो टैंक होते हैं उसमें डालते हैं, उसमें हो क्या रहा है कि जो हमारी स्वेज लाइन है वो हमारी वाटर लाइन से मिल गई है, क्योंकि जो पानी की लाइनें जो फैली हुई हैं बहुत पुरानी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोर्स बन गए हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा, जब आप वो सक्शन शुरू करते हैं तो अराउंड जो पानी होता है स्वेज का वो भी सक कर लेते हैं वो, और अपने टाइम में आप डाल देते हैं, तो उसके साथ बहुत सारे जरासीम जो है वो आपके पानी के अंदर आ जाते हैं और आप पी लेते हैं वो। जबकि जो वाटर सप्लाई का जो पानी आ रहा होता है वो वहाँ से जब निकलता है तो प्योर होता है, सही होता है वो, ठीक है। लेकिन जब वो लाइनों में आता है और जब तक हमारे घर तक पहुँचता है तो वो कंटेमिनेटेड होता है। हाँ, लेकिन वो जो जिन लाइनों से गुजरता है जो सिलसिला है वो भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, कि और
कब से ये लाइंस डली हुई हैं, इनकी मेंटेनेंस होती है या उनको रिपेयर किया जाता है या उनको निकाल के दोबारा से चेंज किया जाता है। सो वो सिलसिला भी, क्योंकि हम अभी और काम नहीं कर सके तो हमने इसको क्या छेड़ना है। तो ये अभी लेट्स सी, देखते हैं कि ये कब इस तरह की चीज़ें होती हैं। बट यस, आपको खुद अपनी एहतियात करनी है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब चलिए, आपने पानी पीने के लिए तो एहतियात कर लिया, आपने बॉयल पानी कर लिया या मिनरल वाटर आपने ख़रीद लिया, लेकिन आप अपने घर के बर्तन धोते हैं, खाना पकाते हैं, 10 तरह की चीज़ें हैं जो आप कर रहे होते हैं, वो तो आप टैप वाटर से कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आप जब मुंह धो रहे हैं, आप कुल्ली कर रहे हैं, वुज़ू कर रहे हैं, तो आप मुंह में पानी ले रहे हैं, एक या दो ड्रॉप भी अगर आपके पैर चला गया मैदे में तो वो प्रॉब्लम शुरू कर देता है वो। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप जब भी इस तरह की कोई पानी मुंह में लेने वाला काम करते हैं तो ये वाला पानी लें जो आप बता रहे हैं, बॉइल्ड पानी हो या वो आप एक बॉटल ले लें जब आप मुंह धोने जा रहे होते हैं या ब्रश करने जा रहे होते हैं, तो वो वाला पानी इस्तेमाल करें। जब आप बर्तन धो रहे होते हैं तो बर्तन को अच्छी तरह से जो है धोने के बाद उसको खुश ज़रूर करें। गीले बर्तन में आप फ़ौरन जो है खाना ना निकालें, बर्तन को रख के आप खुश कर लें। जब बर्तन खुश्क हो जाए उसके बाद फिर उसको सर्व करें, या उसको कपड़े से वाइप अप या साफ़ करके टिशू से उसके बाद सर्व करें। ये एक एहतियाती तदबीर होती है। या वो हज़रात जिनके घरों में कुक खाना बनाते हैं, उनका ज़रूर पीरियडिकली जो है वो स्टूल चेकअप कराएं ताकि उनमें टाइफाइड का वायरस ना आ रहा हो या उसमें वायरस ना आ रहा हो। क्योंकि हमारे होते हैं कि अक्सर घरों में देखें जो कुक होते हैं वो अपनी हाइजीन को इतना नहीं कर पाते, और वही फूड हैंडलर्स कराते हैं, वही फूड को हैंडल करते हैं, वही फूड बनाते हैं। हम तो टेबल पे आके बैठ जाते हैं और जब खाना पक के आ जाता है हम खा लेते हैं। तो ये ज़रूरी लाजिम है कि उनको भी वो चेकअप रखें, उनकी भी वैक्सीनेशन कराएं और उनको भी पीरियडिकली चेकअप करा के उनका हमें ये कहना चाहिए कि इस बात पे हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि इनको ये बीमारी नहीं है, वरना ये फैल सकती है। अच्छा, ये एक बड़ा ख़ास इशू है कि जब आप आपकी डिश वॉशिंग होती है जिस एरिया में, वहाँ पर उसको ड्राई करने के लिए, क्योंकि मुख्तलिफ़ तरह के स्टेनर्स भी आते हैं, इस तरह की बास्केट्स भी आती हैं कि आप पहले उसमें रखें, जब वो ड्राई हो जाए, अगर आप कपड़े से या टिश्यू से ड्राई नहीं करते उसके बाद आप कैबिनेट्स में जो है उनको सेट करें। अदरवाइज़ क्या होता है, ये हल्की सी सीलन या पानी की वजह से ना वहाँ पर इंसेक्ट्स, कीड़े भी हो जाते हैं और वो फिर आपको पता भी नहीं चल रहा होता आपके कि आप जो बर्तन इस्तेमाल करें वो ज़ाहिरी तौर पर तो साफ़ होता है लेकिन वो इन्फेक्टेड होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें, और कैबिनेट्स में अगर एक बार आपके इंसेक्ट हो जाए, और हमारे यहाँ फ्यूमिगेशन का भी कोई सिलसिला नहीं है, कुछ घर तो ऐसे होंगे जहाँ कभी हुई नहीं होगी फ्यूमिगेशन, क्योंकि किचन में, और उसमें भी ये है कि जब आप फ्यूमिगेशन कराते हैं तो फॉर 24 आवर्स आपको उस जगह को जो है वो खाली करना होता है। वो जो फ्यूम्स हैं वो इंसानी जिस्म के लिए भी बड़े नुकसानदेह हैं डॉक्टर साहब, लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें बीमारियों से बचाती हैं। बट शायद ही आपने किसी के यहाँ सुना हो किस तरह की तमाम तर सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं। जी बिल्कुल नहीं लिए जाते, हम अपने बजट में ये चीज़ रखते ही नहीं। जी। जिस तरह हम पूरा अपना सालाना बजट बनाते हैं या महीने का बजट बनाते हैं, तो ये लाजिम है कि आप वैक्सीनेशन का या अपनी फ्यूमिगेशन का हाँ। या जो हमारी गटर लाइंस हैं, आप देखें महलों में पहले हमें याद है अच्छी तरह से, हम छोटे थे, गवर्नमेंट की बल्दिया की गाड़ी आती थी, उसके वो पूरा जितना सुएज होता था वो सब निकाल के लेकर जाती थी। आजकल ना घरों में ये रवाज है, ना गवर्नमेंट हमें जो है इसको ऑन करती है कि वो सुएज लाइन को साफ़ करे। जब सुएज लाइन साफ़ नहीं होगी तो डेफिनेटली वो जो है वो उबल उबल के आपके घरों को तक आती है, फिर वो जरासीम हम सब मिक्सअप हो जाते हैं, फिर हमें पानी के लाइनों में मिलना शुरू हो जाता है। ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि सालाना दुनिया में 2 लाख अफराद इससे जो मुतासर होकर उनकी अमवात हो जाती है, और 100 में से 30 लोग जो हैं वो उसमें ये मोहताद अंदाजे के मुताबिक उनकी इंतकाल हो जाता है। तो आप ये देखेंगे कितना ख़तरनाक बीमारी है अगर इसको आप ट्रीट ना करें, ठीक है, अगर आपने वक्त पे ट्रीट ना किया। सही। अच्छा, हम पानी की बात करें, एक और भी प्रॉब्लम जिसको निग्लेरिया कहा जाता है, ये भी मर्ज जो है पानी की वजह से होता है, और इसके भी अभी कुछ दिनों पहले भी जो है वो एक पेशेंट जो है वो रिपोर्ट हुआ और उसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि इसका इलाज ही मुमकिन नहीं है। एक ऐसा अमीबा है, एक ऐसी चीज़ है जो आपके ब्रेन को जाके जो है वो खाना शुरू करता है। हाँ जी डॉक्टर साहब, ज़रा इस बारे में भी बताइएगा, क्योंकि ये भी सिर्फ पानी की वजह से ही होती है। देखिए कुछ बीमारियां वाटर बॉर्न डिजीज कहलाती हैं, डेंगू का भी हम जिक्र कर सकते हैं। ये वाटर, जो मलेरिया है वो भी पानी के अंदर पलता है। तो जितनी वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं उनका हमें डेफिनेटली पानी को साफ करना पड़ता है। जैसे आपने कहा निग्लेरिया जो है ये अमेबा, ये ब्रेन ईटिंग अमेबा कहलाता है। जो ही हम नाक में पानी डालते हैं, अक्सर ही किया जाता है जैसे हम एब्लेशन या वज़ू करते हैं तो हमें एहतियात से करना चाहिए कि हम अगर पानी डाल रहे हैं तो उसको पूरा से निकाल भी दें, पानी को कुछ छोड़ें ना, ठीक है। और नाक में पानी डालते हुए एहतियात करेंगे बहुत ज़्यादा। जैसे मस्जिदों में आपने देखा होगा टैंक्स होते हैं वो साफ़ नहीं होते, महीनों बरसों के बाद कभी नंबर आता है, या घरों के टैंक साफ़ नहीं होते, या कहीं आप जब जाते हैं किसी ऐसे जगह पर, तफरीह मुकाम पर, या वहाँ पर जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है कि जब मुँह धो लें या नाक में पानी डालें,
वहाँ बहुत ज़्यादा एहतियात करें, ताकि आपके नाक में यूँ ही पानी जाएगा निकलेगा वायरस फ़ौरन अपने ब्रेन, क्योंकि यहाँ नाक से ब्रेन का जो रास्ता है वो डायरेक्ट है। सही। तो अगर खुदा ना खास्ता वो ऊपर चढ़ा गया और उसने ब्रेन आपका खाना शुरू कर दिया तो आपको पता भी नहीं चलता और फ़ौरन सडन डेथ हो जाती है। और उसमें डेथ होती है। डेथ हो जाती है, उसमें कोई सर्वाइवल नहीं है। सर्वाइवल नहीं है इसमें तो। अच्छा, ये बात मैं पहले भी आई रिमेंबर डॉक्टर साहब के साथ ही कर चुकी हूँ कि वाटर टैंक्स जो हैं उनकी सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप अपने मंथ का बजट बनाएं तो प्लीज़ एक मंथ में आपने अपने वाटर टैंक के लिए बजट निकालें और सेकेंड मंथ में फ्यूमिगेशन, क्योंकि अब बारिश का भी सिलसिला शुरू हो गया है। कराची के लिए भी प्रोडिक्शन है कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर बारिश है। तो ये जो पूरा एक सेटअप है, जैसे ये क्रॉस होगा गुजरेगा उसके बाद आपको पता है हमारे यहाँ गंदगी इतनी है, आलूदगी इतनी ज़्यादा है, तो ज़रूरी है कि आप अपने वाटर टैंक्स की सफाई कराएं। 6 मंथ्स में, 1 साल में कम से कम ये काम जो है वो होना चाहिए। और देन फ्यूमिगेशन, क्योंकि डॉक्टर साहब अब बारिश के बाद भी हमें इस तरह की बीमारियों का सामना करना होगा। जी बिल्कुल, आपने सही निशानदेही की। कराची में तो वेव चलने वाली है बारिशों की, तो हमें अभी से एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता हमारे घरों में इस तरह की सीपेज का है उसका हम इलाज कर लें, या जब बारिश के बाद जब पानी खड़ा हो जाता है गलियों में या सड़कों पे, तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो यकीनन ज़मीन के अंदर ही जाता है। जब ज़मीन के अंदर जाता है, जब आप पानी सक करके अपने टैंक में डालेंगे तो उसके साथ मिलके सुएज और आपके साथ बीमारियों का पेशगमा जो है वो हो सकता है। लेकिन आप कितना अपने आप को बचाएंगे, क्योंकि ये तो सिस्टम की ख़राबी है ना। अब आप क्या करेंगे? आप अलग से तो अपने लिए एक सिस्टम जो है वो नहीं बना सकते। जिस तरह मैं तो भी कहती हूँ, लोगों ने अपने घरों में बिजली घर बना लिए हैं। ये जो नया जो सिलसिला आया है जिसमें वो जो प्लेट्स लगाई जाती हैं, क्या उसको कहा, सोलर सिस्टम जो है, वो लोगों ने अपने अपने घरों में बिजली घर बना लिए। पंजाब में तो ऐसे ही सिलसिला हो गया है। सो अब हम इसके लिए क्या करें? डेफिनेटली मैं फिर यही कहूँगी कि दिस इज़ द हाई टाइम जहां आपको सोचना है कि आपकी बेसिक ज़रूरियात हैं। हम बीमार हो रहे हैं, हमारे घर के बच्चे बीमार हो रहे हैं। जब आप बीमार होते हैं, आप काम नहीं कर पाते, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे होते, तो ज़रा सोच समझ के जो है वो इस बार अपने लीडर्स को सिलेक्ट कीजिएगा कि एटलीस्ट वो आपके इन मसाइल को जो है वो हल कर सके। वैसे मुझे भी हंसी आती है ये बात करते हुए, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी। अब मतलब हम इतने अरसे से बेवकूफ़ बनते आए हैं, लेकिन अब हमें जो है वो थोड़ा सा अपने आप को जो है वो बेहतरी की तरफ लाने के लिए खुद एक्शन करना होगा। डॉक्टर साहब, ये जो पानी से होने वाले अमराज हैं, अगर पहले हमें टाइफॉइड की तरफ ही आऊँगी कि ऐसा तो नहीं है बस आपने पानी पिया और एकदम से आपको लगेगा बुखार हो गया। इट टेक टाइम्स, थोड़ा सा टाइम लगता है ना जब ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी में, इन्फेक्शियस डिजीज है ये, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं मलेरिया या टाइफॉइड? टाइफॉइड के सिम्टम ये होते हैं कि आपको पहले मलेज जिसको हम कहते हैं, आपको तबीयत में बेचैनी सी होगी। आप जैसे पानी, अगर आपने खुदा ना खास्ता इन्फेक्टेड पानी पी लिया है तो आपका पेट सबसे पहले डिस्टर्ब होगा। आपको लगेगा जी मुझे मोशन से हो रहे हैं, या मुझे पेट में जो है वो ग्राइंडिंग दर्द से शुरू हो रहा है। फिर आपको जो है सर में दर्द शुरू हो जाएगा, आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। फिर आपका बुखार का जो पैटर्न होता है, इसमें हम इसको लेडर पैटर्न कहते हैं। हाई ग्रेड फीवर होता है इसमें, ग्रेजुअली बढ़ता है। जैसे सीढ़ियों पे आप चढ़ते हैं ना, ऐसा 100 हुआ, 101 हुआ, 102 हुआ, लेडर पैटर्न, लेकिन हाई जाता है। हाई जाता है। बाकी जो मलेरिया का बुखार हो गया या और जो वायरल बुखार हो गया, वो कभी उतरता है कभी चढ़ता है। इसमें क्या होता है, बुखार आपका जो है कभी भी 0 पे नहीं आता, बल्कि ऊपर चढ़ता रहता है। ऊपर अभी 100 था, 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, फिर हाई ग्रेड फीवर हो गया। और इसी वजह से अगर आपने टाइमली इसको नहीं ट्रीट करेंगे तो आप मौत भी वाक़ हो सकती है। इसमें ये भी हो सकता है कि खुदा न खास्ता आपको जो है, क्योंकि ये आंतों की बीमारी होती है, जो ये टाइफाइड का जो जरसूमा होता है, ये आंतों में जाके सीट कर जाता है, तो आपको वहाँ से जो है ब्लीडिंग भी कर सकता है। वहाँ पे जो है वो आपको सोजिश करके उसके आंतों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी कर सकता है। आप खाना बिल्कुल नहीं खा सकते, आपको खाने की तरफ बिल्कुल तबीयत नहीं होती। आप कह रहे हैं ब्लोटिंग और आपको पेट में भी दर्द होगा बुखार के साथ। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें आप कह रहे हैं कि ऐसा होगा। और इसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको वॉमिटिंग भी फील हो सकती है, आपको भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, आपको लगेगा जी मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है, बहुत कमज़ोरी हो रही है आपको। ये सारी सिम्टम जो है वो टाइफाइड की तरफ लेके जाती है। हमारे यहाँ अब 12 महीने जो है वो वायरल डिजीज़ वायरल बुखार हम यही करते रहते हैं ना कि अब ये वाला वायरल हो गया, अब ये हो गया है, क्योंकि वायरल हमारे पास हर सीज़न के मौजूद हैं। अब तो हर सीज़न का वायरल मौजूद है। तो अब जब बुखार होता है तो हमें यही होता है वायरल हो गया होगा किसी वजह से। 2 दिन गुजरे आपने सो कॉल्ड हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं वो हमने कर ली कि क्या डॉक्टर के पास जाना है, उतर जाएगा।
अब ये भी एक कॉन्सेप्ट आ गया लोगों में कि ये वायरल फीवर है, ये तो 5-6 दिन अपने गुजारेगा फिर ही उतरेगा। नॉर्मली पहले एक ये बात होती थी कि चलो 2 दिन हो गया, बुखार नहीं ठीक हुआ, तीसरे दिन डॉक्टर के पास चले जाएं। अब आप खुद ही जज कर लेते हैं कि मुझे वायरल फीवर है और ये 4-5 दिन तो रहेगा, तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं। तो डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि पहले ही दिन जब आप फील करें चले जाएं, या इसको किस तरह से डायग्नोसिस इसकी कैसे मुमकिन होगी? देखिए, मैं पिछले प्रोग्राम में भी आपको ये जिक्र कर चुका हूँ, सेल्फ मेडिकेशन। ये सेल्फ मेडिकेशन हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हम जाते हैं स्टोर पर, स्टोर पर एक नॉन क्वालिफाइड बंदा खड़ा होता है, वो डॉक्टर बना हुआ होता है। क्वालिफाइड है आपको क्या पता? मतलब चले आपका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब मैं वो तर्स कर रही हूँ। अब जब जाते हैं, वो जनाब पुड़िया बना के 2-3 दवाएं दे देते हैं, बोली ये भी खा लो, ये शाम को खा लेना। आपने क्या दी, अल्लाह आलम क्या डोजेज थी, सही थी नहीं थी, ठीक है ना। उसको मेडिसिन के नाम तो आते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि किस डोजेज में देना चाहिए, कब देना चाहिए, ठीक है ना। वो हमारे जो हजरात हैं जाके लेकर आ जाते हैं ताकि डॉक्टर से बचने के लिए, ताकि फ़ीस ना देना पड़े। और या फिर ऐसे भी इदारे हैं जो बगैर फ़ीस लिए भी इलाज करते हैं, आप वहाँ चले जाएँ अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत है कि आप फ़ीस नहीं दे सकते। आजकल बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो वेलफेयर पे काम करते हैं, बहुत ही आपसे पैसे भी नहीं लेते, तो वहाँ चले जाएँ, वहाँ दिखा दें। ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन खुदा ना करें। सेल्फ मेडिकेशन में 2 बड़े नुकसान होते हैं। एक तो ये कि आप अपनी बॉडी के को रेजिस्टेंट कर लेते हैं अपनी उस एंटीबायोटिक से या दवा से। अगर कम डोज में दे दी तो आप अब आप कम डोज में ले रहे हैं, जो आपको डोज ज़्यादा चाहिए थी, हो जाती है बॉडी। और डायग्नोसिस इस पे मैं आपसे बात करूंगी, बट ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। सलाम की मेडिसिन शुरू हो जाती है। देखिए, जो लैब्स कराई जाती हैं वो अपनी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कराई जाती है, ठीक है। अगर पेशेंट एक आता है हमारे पास और खुदा ना खास्ता उसके पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि जो लैब्स भी कराए, तो एक माहिर डॉक्टर उसकी हिस्ट्री के साथ और उसकी साइंस सिम्टम, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि इसके साथ ये कुछ चीज़ें होती हैं, उसमें जो है वो डायग्नोस कर लेता है कि जी इसको जो है टाइफाइड है, और उसकी दवा देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट सही भी हो जाता है। राइट। तो मतलब लेकिन ये है कि अगर वे तो लेब्स आपको करा लेनी चाहिए, दिस इज़ मोर गुड कि आप लेब्स करा लें ताकि कंफर्म हो जाए। इसके लिए फिर क्या मतलब वैक्सीनेशन तो आपने नहीं उस टाइम तो नहीं करवा सकते हैं? आप तो नहीं करा सकते। हाँ। आप वैक्सीनेशन पहले करवाते हैं, ठीक है, लेकिन जब खुदा न खास्ता बीमारी आती है तो फिर आप जो है इसकी एंटीबायोटिक्स बहुत सारी आती हैं आजकल जो है, और ये जो बीमारी टाइफाइड आजकल जो है प्रिवेल करती है, एग्जिस्ट करती है, वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है। एक दवा आपने एंटीबायोटिक दी वो असर नहीं करी, दूसरी दी वो असर नहीं करी, तीसरी दी वो असर नहीं करी, तो इसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड फीवर जो है डिक्लेयर किया गया है पाकिस्तान में, जो ये एग्जिस्ट करती है। ये इतनी खतरनाक है कि इससे अब आप एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं, मरीज सही नहीं हो रहा, आप चाहे वो नस के जरिए दे रहे हैं या ओरल दे रहे हैं, पेशेंट सही नहीं हो रहा, बुखार ही नहीं उतर रहा क्योंकि वो उसको रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहा है, तो पेशेंट अल्टीमेटली जो है वो इंतकाल कर जाता है। तो इस वजह से जो है अभी अलार्म जो है वो वजह है कि ये टाइफाइड फीवर जो है बहुत ज़्यादा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पाकिस्तान में पाया जाता है। और जितने बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, WHO है, CDC, अटलांटा जैसे US का बड़ा इदारा है, वो भी जो इस तरफ उसने अपनी तवज्जो मरकूज़ की कि क्या वजह है, और उन्होंने अपने जितने भी अमेरिकन हैं या दूसरे ट्रैवलर्स हैं जो पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा अलर्ट इशू कर दिया कि जी आप जब इस कंट्री में जाएँ तो आप ये वैक्सीन लेके पहले से जाएँ, इसके बगैर आप ना जाएं। अच्छा, तो बस एहतियात यही है कि आप पानी पिएं तो ये सोच कर, ये ज़रा समझ कर पिएं कि ये पानी साफ़ है या नहीं है। आई नो बड़ा मुश्किल है, एक सर्टन तबका तो ऐसा है जो शायद इस हवाले से एहतियात कर सकता है, बट एक बड़ा तबका ऐसा है जो ये कहता है पानी मिल जाए बड़ी बात है हमारे यहाँ, तो ये ऐसे भी लोग मौजूद हैं। सो इसलिए ये भी एक सवालिया निशान है हुकूमत के लिए, इदारों के लिए, कि वो किस तरह से जो है वो फिर इस चीज़ को कम कर सकते हैं। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बट येस एटलीस्ट उस सफ़र को शुरू तो करें। शुरू करेंगे तो फिर उसको आप एंड करने का भी सोचेंगे, बट जितना हो सके पानी के हवाले से एहतियात करें। ज़रूर पूछ लें, समझ लें कि ये पानी साफ़ है या नहीं है, उसके बाद आप पानी का इस्तेमाल करें। अच्छा, आई गेस के ये जो हमारे यहाँ घरों में ही इन्होंने रेजिडेंशियल एरियाज़ में लोगों ने अपने घरों में ही जो हैं वो फ़िल्टर प्लांट्स लगा लिए हैं, जहाँ से पानी की बॉटल्स भर के, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ये सारा काम हो रहा है। वहाँ पर भी नहीं आपको पता कि बाकायदा जो स्टैंडर्ड है कि एक पानी को जब आप मिनरलाइज करते हो या मिनरल वाटर बनता है वो भी तमाम चीज़ें, प्रोटोकॉल्स पूरे होते होंगे, उनके लिए कोई SOP है या नहीं है, ये भी नहीं आपको पता ना डॉक्टर साहब। बिल्कुल, ये RO प्लांट जो लगा दिए गए आजकल, आप देखें एक दुकान में किसी ने खोल लिया RO प्लांट, और जो वो पानी इस्तेमाल करते हैं वो भी ये पानी जो लाइन का पानी, या वो बोरिंग करवाते हैं उसका पानी इस्तेमाल करते हैं। अब जब वो करते हैं उसकी एक pH होती है हर पानी की ना, उस pH के मुताबिक जो है आपको पानी पीना पड़ता है। अब जो हम जो बॉटल इस्तेमाल करते हैं, जो उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, उसमें हम उसको प्रिजर्व करते हैं, और अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो पानी की बोतल जो उनकी एक दफ़ा ले लेते हैं वो चलती रहती है, वो सबसे ख़तरनाक अमल है।
कि वो उसकी जो पीएच होती है उस बॉटल के साथ जो है वो मैच नहीं करती, तो वो जो बॉटल है वो उसको उसके अंदर प्लास्टिक के जो है अज्जा उसके साथ मिलना शुरू हो जाते हैं पानी के साथ, और जब आप पीते हैं तो आप प्लास्टिक के अज्जा अपने साथ जो है जिससे में उतार लेते हैं, वो कैंसर से। अच्छा, जी बिल्कुल। तो कभी भी जो डिस्पोजेबल बॉटल्स होती हैं उनको आप प्रोलॉन्ग इस्तेमाल ना करें, एक दफ़ा यूज़ करें और उसको डिस्कार्ड कर दें। कांच की बोतलें इस्तेमाल करें जो अब मादूम हो गई, कांच की बॉटल। अच्छा, हमारे घरों में भी इस तरह नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता घरों में। खैर अब तो डिस्पेंसर्स लग गए हैं तो आपको फ्रिज में बॉटल्स रखने का रिवाज ही खत्म हो गया है, लेकिन बहुत सारे घरों में आज भी ये रिवाज राइज है। अच्छा, लेकिन उसमें भी जब हम पानी को स्टोर करते हैं फ्रिज में तो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, लेकिन वो पीएच वाली नहीं होती, वो नॉर्मल स्टोरेज बॉटल्स होती हैं। प्लास्टिक की भी आप देखें, जब भी कोई बॉटल होती है उसकी बैक साइड पर जो है इसका कोड पड़ा होता है, तो वो जो कोड होता है वो उसको कंफर्टेबल होता है कि आप इसके अंदर प्रिजर्व कर सकते हैं पानी के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ जो आम बोतलें, डिस्पोजेबल बॉटल्स, हम पानी की बॉटल्स, वो बिल्कुल इस काबिल नहीं होती कि वो वन टाइम यूज़ के लिए होती हैं, उनको आप प्रोलॉन्ग इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप पानी उसके अंदर प्रिजर्व कर लें, रख लें, चलाते रहें, सफ़र में इस्तेमाल करें, ऐसा ना करें। आप एक दफ़ा पानी इस्तेमाल करके उसको डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि जो ये आरओ प्लांट का पानी है या दूसरा जो पानी है इसकी एक पीएच होती है, उसके मुताबिक जो है वो हम पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बाद लोगों का पानी लगता है कड़वा कड़वा सा लग रहा है या मीठा लग रहा है, तो उसकी पीएच जो है वो डिस्टर्ब होती है। फिर ये करते हैं जो आरओ प्लांट वाले हजरात हैं कि ये उसमें जो है मिनरल्स डालने की कोशिश करते हैं, उसका कोई तनासुब इनके पास नहीं है। कुछ हैं, मैं ये कह रहा सब सारे एक से ही हैं, कुछ के पास तनासुब है जो तनासुब से डालते हैं, कोई बगैर तनासुब के डाल देते हैं, एक चम्मच इसमें, एक चमची इसमें, एक चमची, हाँ जी मिनरल वाटर बन गया ये, ऐसा नहीं है। और फिर जो मिनरल्स जो आते हैं वो इतने कॉस्टली होते हैं जो फॉरेन पाकिस्तान से आते नहीं वो। अब वो जब सस्ते मिनरल्स आप खरीद के डालेंगे तो मिनरल्स क्या होंगे, वो तो नमक और शक्कर ही होगी मेरे ख्याल में जो डाल देते हैं वो। तो जो महंगे मिनरल्स जो बाहर से आते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, अगर वो डालना शुरू कर दें तो फिर वो हमें इतनी बड़ी बॉटल जो है 50 रुपए कैसे देंगे, वो दे नहीं सकते, वो यकीनन उनको जो है वो मजबूरी है। अच्छा, क्योंकि ये भी इतना कमर्शियल हो गया है, ये वाली जो पानी मिनरल की मार्केट है इतनी कमर्शियल है, आपको इतने ब्रांड्स हैं, कई 100 ब्रांड्स तो आपको अब मिल रहे हैं, और क्योंकि हर घर में ये घर में आपको इजीली प्रोवाइड कर देते हैं, और आपने ठीक कहा 50, 60, 70 रुपए में इतनी बड़ी पानी की बॉटल आपको कैसे मिलेगी, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और ऐसा ही है, जब वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो एट द एंड फिर ये, अच्छा हमें ये हो रहा है कि चलो हम पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन हमारी भी जेब बजट को कंट्रोल करी होती है, लेकिन एट द एंड फिर वो सारा बजट जो है वो दवाइयों में आपका या बीमारियों में आपका निकल रहा होता है। सो इट्स अ लॉन्ग डिबेट जिस पर एक बड़ा काम होना चाहिए, जो होपफुली इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि टाइफॉइड के लिए बड़े सारे मिथ्स, आई डोंट नो ये मिथ है, रियलिटी है, क्या है, कि मेरी अपनी फैमिली में कोई एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो अब जो है थोड़ा सा रुक रुक के बोलती हैं। पहले वो ठीक थी तो उनके लिए कहा जाता है कि भाई इनको बुखार हुआ था, टाइफाइड वाला बुखार हुआ था, जिसके बाद ना इनकी ज़बान पे असर हो गया या बाल गिरना शुरू हो गए। ये सब चीज़ें होती हैं टाइफाइड के बाद? फर्स्ट पहले तो मैं डायग्नोज हो जाएगी वाकई टाइफाइड था या और फीवर था, ठीक है, डायग्नोज हो गया, अब टाइफाइड है, हाँ टाइफाइड है। फिर उसके बाद अब देखिए हर जो भी बीमारी होती है उसकी कॉम्प्लिकेशन डेफिनेटली होती है, ठीक है ना। आप कोई भी छोटी सी बीमारी लें, चाहे नॉर्मल बुखार होता है, जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो ही कमज़ोर होता है, बहुत सारे जर्म हम पे हमलावर हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके जो है हमारी प्रॉब्लम करते हैं। अब जैसे आपने फरमाया कि जी वो बाल गिर रहे हैं, या आपने फरमाया कि जिनको बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ये सारा सिस्टम जो है वो उस वक्त होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, चाहे वो दिमाग से हो। अब जैसे खुदा ना खास्ता अगर किसी को जो है वो सेरेब्रल फीवर होता है, सेरेब्रल मलेरिया होता है, तो वो दिमाग से होता है, जो हमारी हड्डी होती है उसके ज़रिए जो है होता है। तो अगर वो वहाँ दिमाग में खुदा ना खास्ता उसने प्रॉब्लम की है तो उसकी स्पीच में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, या उसकी नज़र कमज़ोर हो जाएगी, या उसको सुनने में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, या उसको जो है वो उसके लिम्स कमज़ोर हो जाएंगे, उसको मसल जो है उसके वेस्ट हो जाएंगे, उसको चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी। ये सारे अवामिल वही होते हैं। जैसे पोलियो भी क्या होता है, ये भी तो वायरस है, जब जाता है दिमाग में तो हमारे जो मसल हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। इसी तरह टाइफाइड का बुखार भी है, अगर खुदा ना खास्ता ये होता है और अपनी कॉम्प्लिकेशन छोड़ के जाता है तो कहीं ना कहीं जो है वो बाद में नमूदार होती है। अच्छा, लेकिन ये वाली कॉम्प्लिकेशंस ना नॉर्मली टाइफॉइड के फीवर के लिए लोग कह रहे होते हैं कि ना बाल बिल्कुल झड़ना शुरू हो गए हैं, बाल गिरने की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा है टाइफॉइड के फीवर के बाद। बाकी भी फीवर्स हैं, वायरल्स भी हैं, या और भी मुख्तलिफ मल्टीपल जो हैं वो डिजीज़ हैं जो जिसमें फ़ीवर हो रहा होता है, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसी कंप्लेंट नहीं होती। तो मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि मेडिकली कोई चीज़ प्रूव्ड है कि टाइफॉइड एक ऐसा है बुखार है जिसकी वजह से ये सारे मल्टीपल डिसऑर्डर्स होते हैं? टाइफॉइड का फीवर होता है तो आपकी डाइट जो है बड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आप
नहीं पाते बिल्कुल। Okay. अब अगर आपने पूरे महीने 15 दिन 20 दिन कुछ नहीं खाया पिया, न्यूट्रिशन आपको पहुंची नहीं, डेफिनेटली जब न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगी तो वो असरअंदाज कहीं ना कहीं होती है। बालों के लिए अगर न्यूट्रिशन वैसे भी अगर आप खाना बंद कर दें, जो डाइटिंग पे हजरात होते हैं उनको देखें बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं जा रही थी, मिनरल्स प्रॉपर नहीं जा रहे होते, विटामिन प्रॉपर नहीं जा रहे होते, तो वो फिर इसी सूरत में जाहिर होते हैं। बाद लोगों का चेहरा मुरझा जाता है, भुरभुरापन हो जाता है उनका, हड्डियों में भी वैसे भी, वो उसकी वजह यही होती है कि उनकी डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। और टाइफाइड में खास तौर पे, क्योंकि ये आंतों की बीमारी है, आप खा पी प्रॉपर नहीं सकते हैं, भूखे रहते हैं, दिल नहीं चाहता खाने को, तो आपकी डाइट नहीं जाती प्रॉपर, इसलिए राइट। तो लेकिन इसके लिए प्रॉपर एक कोर्स मौजूद है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा अभी ड्रग रेजिस्टेंट हो गया है, एक एंटीबायोटिक आपको दी जाती है, नहीं काम करती, देन सेकंड एंड थर्ड, बट द पॉइंट इज कि आप प्रॉपर राइट टाइम पर डॉक्टर के पास जाएं, डायग्नोसिस होगा तो ट्रीटमेंट मुमकिन हो सकेगा। जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा तो डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यस, ये जानलेवा बीमारी है, अगर ये बुखार कंट्रोल ना हो, इसका बर वक्त इलाज ना हो, तो ये जानलेवा भी जो है वो साबित हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए कहते हैं भाई ज़िंदगी में एक बार होती हैं, दोबारा नहीं होती फिर, ये अच्छा तुम्हें हो गई है तो अब तुम्हारे लिए इसका जिस तरह नॉर्मली मीजल्स के लिए या चिकन पॉक्स के लिए कहा जाता था कि इसको एक बार हो गया तो अब दोबारा नहीं होगा, सो टाइफाइड में भी कुछ ऐसा ही है या ये बुखार किसी को बार बार हो सकता है? नहीं, बार बार हो सकता है, बार बार हो सकता है, इसीलिए इसकी वैक्सीनेशन जो है 2 साल के बाद लगाई जाती है ताकि बूस्टर जो है इफेक्ट आ जाए। अच्छा, इसके लिए कोई खास टाइम होता है कि इस टाइम पर टाइफाइड ज़्यादा प्रिवेल करता है, या ये इस तरह का कोई इसका टाइम पीरियड नहीं होता? टाइम पीरियड नहीं होता, लेकिन जैसे बारिशों का मौसम आ रहा है, ठीक है ना, या इस तरह की चीज़ें होती हैं कि खुदा ना खास्ता कोई गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, या इसकी कोई वबाई अमराज जैसे होते हैं ना, वबाई हो जाते हैं कि जब आजकल जैसे फैला हुआ है, तो वो उसकी वजूहत ये होती हैं कि कोई या तो सर्टेन पॉपुलेशन में कोई ऐसा कम्युनिटी के अंदर कोई इस तरह की पानी का मिक्सअप हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे बीमारी फैल जाती है। जैसे अभी हैदराबाद से शुरू हुआ, पे कराची आ गया, अंदरूनी सिंध बहुत सारे जौहर हैं जहाँ पे जानवर भी जा रहे पानी पीते हैं और इंसान भी पीते हैं साथ साथ, तो उन, क्योंकि आपका चैनल पूरे मुल्क में देखा जाता है, उनके तवज्जुह से मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, शहरों में तो आप मिनरल वाटर ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, बॉयल कर लेते हैं, पानी वाटर सप्लाई से आता है, लेकिन गाँव देहातों में जो लोग वहाँ पानी इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये तजवीज़ है कि वो ज़रूर कोई ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करें जो बाज़ार में मिलती हैं पानी साफ़ करने की, गोलियाँ भी मिलती हैं, गंदक भी इस्तेमाल की जाती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो जो देसी तरीके होते हैं उसके ज़रिए पानी साफ करके पिए वो। लेकिन उस दिन अच्छा, अब बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि अब जब लोग वोट मांगने आ रहे हैं ना तो लोग आगे से सवाल कर रहे हैं। उस दिन मैं स्क्रीन पर ही देख रही थी कि वो एक शख्स जो है उसके हाथ में पानी की बोतल थी और उस पानी का रंग मतलब बाकायदा ऐसा लग रहा था कि उसमें मट्टी घोल के कोई मिला कर लेकर आया, ये हाल था कि वो कह रहा था ये पानी है जो हमें मिलता है इस्तेमाल के लिए, पीने के लिए, आप ये पानी पी सकते हैं। तो लाइक आप सोचें कि लोगों के साथ इतना उनके साथ जुल्म हुआ है कि वो उस पानी मतलब देख के आप कहें कि मैं तो प्यासा रह लूँगा लेकिन मैं ये पानी नहीं पी सकता। लोगों को मिल ही ये रहा है, लेकिन उसके लिए अगर ये जो अपने का जो भी होम रेमेडीज़ हैं या ये सब इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको कितना साफ़ कर लेंगे उस पानी को, क्योंकि ये आपकी एक बेसिक ज़रूरत है। मैं यूनिसेफ का एक प्रोजेक्ट था के साथ हमने किया था, तो मैं उसमें इन्वॉल्व था, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर का। तो हमें ये मौका मिला कि हमने कराची के मुख्तलिफ इलाकों से सैंपल्स कलेक्ट किए, तो हम मुबारक विलेज भी गए और मलिक के एरिया में गए। आप यकीन जाने, यू बिलीव मी और नॉट, बस वहाँ रोना आ रहा था जब वो पानी सैंपल अपने घरों से लेकर आए कि हम ये पीते हैं, तो हम हैरान थे, और जो हमारे साथ गोरे भी थे वो मतलब परेशान थे कि ये पानी पी के ज़िंदा कैसे हैं, ये मरे क्यों नहीं अभी तक। ये बिल्कुल ब्लैक हो रहा था पानी, और स्वेज का पानी मिला हुआ था। फिर वो एक प्यूरिफिकेशन की चीज़ लेकर आए थे, वो हमने उनको बता के डेमोस्ट्रेट करके वहाँ दिखाई कि आप इस तरह पानी साफ़ करें, तो उनकी ज़िंदगियों में जैसे कहते हैं एक नई ज़िंदगी आ गई। अच्छा चलें, शुक्र है हम साफ़ पानी पीने को हमें मिलेगा। और फिर हमने क्या किया कि वो सैंपल्स कलेक्ट करके हमने मिनरल वाटर्स भी लिए और टैप वाटर्स भी लिए, वो भी लिए। हमने फिर रैंडमली जो है वो लेबॉर्ट्रीज भेजे टेस्ट कराने के लिए, तो एक बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स आए। आप यकीन जाने कि जो बड़े बड़े ब्रांड हैं हमारे, उनके अंदर भी वो जो इकोलाई वायरस होता है वो पाया गया, जो बीमारी जो डायरिया कर देता है। तो हम हैरान थे कि जब ये इतने महंगे महंगे पानी लेके हम खरीदते हैं, उसमें भी ये जरासीम मौजूद है, तो फिर हम कहाँ जाएं? हाँ, तो मतलब ये जो हमें क्रिस्टल क्लियर पानी इस वक्त भी हमारे सामने रखा हुआ है, तो आपको इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आया ये भी आपको जो है वो महफूज रखेगा उन बीमारियों से या नहीं। लेकिन एटलीस्ट आप अपनी दिल की तसल्ली के लिए आप इस तरफ तो जाएंगे, क्योंकि पानी ज़िंदगी है, पानी भी आपके जिस्म की ज़रूरत है, इसके बगैर भी आपको गुजारा नहीं है। तो लिटरली एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि इस पर एमरजेंसी होनी चाहिए, एमरजेंसी बुनियादों पर इस हवाले से काम होना चाहिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे आपने कहा, एक से दूसरे को भी ये मुंतकिल होता है इन्फेक्शन। अगर आप उनके यूटेंसिल यूज़ करते हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर
वो वॉशरूम से आने के बाद हाथ नहीं धोते हैं प्रॉपर, जैसे मैंने कहा जो फूड हैंडलर्स होते हैं ख़ास तौर पे, चाहे वो बड़े बड़े होटल्स हैं, घर में आते हैं, या मासियाँ जो काम करती हैं उनमें भी ये सूरत हाल है, या जो खातून खाना होती हैं, या लोग जो काम करते हैं उनमें भी है, या जो हमारे महलों में होटल्स खुले हुए हैं जहाँ पे खाने मिलते हैं, लोग अक्सर जाके खाना खाते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो फूड हैंडलर्स हैं उनका हाथ अगर अच्छी तरह से नहीं धोते, या अपने बर्तन जो हैं वो सही तरह से प्रॉपर्ली वॉश नहीं करते, तो ये फैल भी सकता है ये। राइट अच्छा, ये जो मानसून का सीज़न होता है इसमें भी, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में तो काफ़ी बारिश हुई भी है पाकिस्तान के हिस्सों में, अब वहाँ पर पानी जमा हो गया है क्योंकि अगेन कोई सिस्टम नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, पानी खड़ा है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी मॉस्किटोज़, मुख्तलिफ तरह के अमराज जो हैं वो इस वक्त पैदा हो रहे होंगे। तो डॉक्टर साहब क्या उनसे कैसे बचाव मुमकिन हो सकता है? क्या ऐसी भी कोई वैक्सीनेशन होती है कि वबाई अमराज से अपने आप को बचाया जा सके? जी, जिस तरह हम टाइफाइड की वैक्सीनेशन है और दीगर अमराज जैसे मलेरिया, उसके भी हम प्रिकॉशनरी ले सकते हैं। जितने भी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको हम पहले से प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। कोई भी चीज़ जो आपके जिस्म के अंदर जा रही है वो आप प्रॉपर्ली उसको सही तरह से स्कैन करें कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या चीज़ ले रहे हैं, तब हम बच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत लार्जर स्केल पे कोई ऐसा काम करें। आपके घर में जो आप गिलास ऑफ वाटर पानी पी रहे हैं उसको भी आप प्यूरीफाई कर सकते हैं। अगर आप उसको बॉयल कर लें, अगर आप उसमें जो टैबलेट्स आती हैं उसको साफ़ करने की वो डाल लें, या अपने टैंक को साफ़ कर लें। इस तरह के छोटे छोटे अवामिल अक्सर लोगों ने देखा होगा, डिस्पेंसर लगाए हुए होते हैं, या बहुत पानी साफ़ करने के उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें लगाई हुई होती हैं, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप इन चीज़ों से पानी से तो कम से कम साफ़ पी लें। आप अगर खुदा ना खासा पानी साफ़ नहीं पियेंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। या आप जैसे बारिशों का सीज़न आने वाला है, मलेरिया बहुत ज़्यादा फैलेगा, तो अब आप ये देखें अगर आपके घरों में या आपके ऐसी जगहों पर जहाँ पानी जमा हो जाता है, चाहे वो गमले हैं या कोई खुदा न खासा पुराना टायर पड़ा हुआ है या कोई ऐसा बर्तन है जिसमें पानी जमा हो सकता है, तो आप पहले अभी से खुदारा उसको बंद कर दें, उलट दें, या उसके अंदर पानी अगर जमा जाए वो फेंक दें। या घरों में अक्सर देखा होगा लोगों ने गमलों के नीचे वो चीज़ रखी होती है, इसके अंदर जब आप पानी डालते हैं पानी जमा हो जाता है, वो हम बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं। जब पानी इसमें जमा होता है मच्छर आके अंडा देता है, फिर उसके बाद जो इसकी अफजाइश होती है और आपको प्रॉब्लम कर सकती है। लार्जर स्केल पे जहाँ पे पानी जमा होते हैं, जौहड़ हैं या इस तरह की जमा होती हैं, वहाँ मिट्टी का तेल ऊपर से छिड़क दें उसके ऊपर, ताकि वो जब अंडे देगा तो वो वहीं पे जो है वो मर जाएगा, उसकी अफजाइश नहीं हो सकेगी मच्छर की। तो इस तरह आप डेंगू से भी बच सकते हैं, मलेरिया से बच सकते हैं एट लार्जर स्केल। छोटे स्केल पर जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि अपने पानी घरों को ये एहतियात करें कि इस तरह पानी जमा ना होने। छतों पर अक्सर आप छतों पे जाते ही नहीं हैं, वहाँ पे चीज़ें पड़ी होती हैं, उसमें पानी जमा हो जाता है और फिर वो वहाँ पे मच्छर अपने जो है वो अफजाइश करता है और फिर बाद में प्रॉब्लम करता है। सही, लेकिन साफ पानी भी तो लोग स्टोर करते हैं ना, वो उनकी ज़रूरत है। आप देखें कराची में, हाँ, उसको मतलब ढाँप लें, उसको ओपन ना रखें, उसको ओपन ना रखें। अक्सर लोग बाल्टियों में पानी अपने वाशरूम में रखते हैं, तो कोशिश करें कि उसको भी ओपन ना छोड़ें, क्योंकि ज़्यादा पानी की आजकल किल्लत है तो लोग स्टोर करके रख लेते हैं, लेकिन वो ओपन छोड़ देते हैं। उसको ओपन ना छोड़ें, उसके ऊपर कुछ ढक दें, कपड़ा ढक दें या कोई प्लास्टिक ढक दें या कोई बर्तन उसके ऊपर रख दें, ताकि उसके ऊपर वो एक्सपोज होगा तो प्रॉब्लम करेगा। ट्रू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर पानी की कमी है, पानी की किल्लत है, तो पानी को स्टोर करना पड़ता है। फ्लैट सिस्टम है या कुछ इलाके ऐसे जहाँ पर नहीं आता, डेली आपको पानी नहीं मिल रहा होता, तो आप अपना स्टोर करते हैं, तो आपने उसको कवर करके रखना है, स्पेशली वॉशरूम्स में या हम किचन में जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें होता है कि ये तो इस्तेमाल ही होनी है तो हम उसको इतना वो नहीं करते, बट यस, कवर करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। चाहे साफ़ पानी है लेकिन आपने उसको ढक के रखना है, क्योंकि डेंगू का जो मॉस्किटो है वो साफ़ पानी में पैदा होता है, वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आज बेसिकली ज़्यादा मकसद हमारा ये है कि हम छोटी छोटी एहतियातें जो हैं वो हम जो हमारी नॉर्मल रूटीन में हैं उनसे हम अपने आप को जो है वो अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं उनको बेहतर कर सकें और मसाइल हल हो सकें। वैक्सीनेशन की हमने बात की, बहुत सारे लोग होंगे वो कह रहे होंगे ये लोग क्या बातें करें वैक्सीनेशन की, यहाँ तो लोगों को मतलब बेसिक्स ही मुहैया नहीं है, तो ये तो अलग है, लेकिन मे बी कुछ लोग ऐसे हों जो इस तरफ बढ़ें और इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा सकें, ऐसे भी लोग मौजूद हैं। प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है ये वैक्सीनेशन का काम, या गवर्नमेंट सेटअप भी क्योंकि अगर कोई चाहे कि मुझे फ्री में वैक्सीनेशन करानी है तो गवर्नमेंट ही ऑफर करी इस चीज़ को? गवर्नमेंट ऑफर नहीं कर रही, बिल्कुल भी करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में ही है। और प्राइवेट सेक्टर में दो तरह की इसमें वैक्सीनेशन आती है, एक इंजेक्टेबल है जो इनएक्टिव होती है और एक ओरल होती है जो एक्टिव होती है। ठीक है। एक्टिव से मुराद ये होती है कि उसमें वायरस तो होता है लेकिन वो उसकी जो विरुलेंस होती है, बीमारी पैदा करने की सलाहियत वो बहुत कम होती है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वो हम जो उसकी कुछ टैबलेट्स फॉर्म में मिलती है वो
उसको हम पहले दिन देते हैं, फिर तीसरे दिन, फिर पाँचवें दिन, फिर 7वें दिन, 4 चीज़ें लेनी होती हैं। जब भी पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान में कोई आ रहा हो, अगर उसने ये वैक्सीनेशन लेनी है ओरल फॉर्म में, तो वो कम से कम जो है वो 1 वीक पहले ले ट्रैवल से ओरल फॉर्म में। और जो इंजेक्टेबल फॉर्म की है वो अगर आज लेते हैं फिर 2 साल के बाद उसको दोबारा लगाना पड़ती है, वो तकरीबन जो है 15 दिन पहले जो है वैक्सीनेशन करा ले अपनी, ताकि वो इन चीज़ों से बच सके। जब भी वो ऐसे माहौल में जाएगा तो उसकी बॉडी ऑलरेडी इम्यून सिस्टम उसका डेवलप हो चुका होगा और वो रिकग्नाइज कर चुका होगा कि अगर इस तरह का कोई वायरस मेरे या जरासीम मेरे जिस्म में दाखिल होगा तो मैं उसको पकड़ के मार दूँगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि इंशाल्लाह अभी कुछ ही दिनों में जो है वो हज के काफ़िलों की भी रवानगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक उन लोगों को जिनको परवाने जारी हो चुके हैं कि वो जाएंगे और इस सआदत को जो है वो हासिल करेंगे। सो उस हवाले से भी, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग आ रहे होते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा हज के मौके पर देखा जा रहा होता है और दुनिया इसको जो है वो देखती है कि इतने सारे लोग जो हैं वो कितने मुनज़्ज़म तरीके से माशाल्लाह से हज की सआदत हासिल करते हैं और उस पूरे जो है वो इवेंट को मुकम्मल किया जाता है। तो डॉक्टर साहब वहाँ पर भी होता है कि क्योंकि मुख्तलिफ लोग होते हैं तो आपको अक्सर लोगों को जो है वो वहाँ से आने के बाद लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती या मल्टीपल वैसे ही डिज़ीज़ का शिकार होते हैं। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, किस किस तरह की वैक्सीनेशन यहाँ से होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से इबादत भी कर सकें और सेहतमंद वापस लौटें? देखिए 3 बड़ी वैक्सीनेशन ज़रूरी होनी चाहिए और हाजी हजरात को जो पाकिस्तान से जाए या दुनिया में जावे आते हैं। पहली जो है फ्लू की वैक्सीन, ठीक है, फ्लू हर साल WHO एक स्ट्रेन निकालता है, वो स्ट्रेन एक ही दफ़ा निकलती है और वो वैक्सीन जो है वो इशू होती है, वो लगनी चाहिए कि जी इस दफ़ा इस रीजन में जो है ये वायरस होगा तो उसकी लगनी चाहिए। दूसरी जो ओल्ड एज हैं जैसे 60+ या फिर उनमें जो है वो निमोनिया की वैक्सीन जरूर, निमोनिया की वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए, ठीक है। तीसरी मेनिंजाइटिस की वैक्सीन, ठीक है। अब जैसे आजकल ये आउटब्रेक हुआ हुआ टाइफाइड की, अगर ये भी लगवा लें तो मैं समझता हूँ और ज़िंदगी उनकी आसान हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद भी ये होता है कि आप पानी का इस्तेमाल हो रहा है बेदरे, वहाँ तो खराब जमजम पीते हैं, उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो आपकी शिफा है। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन वो होटलों में जाते हैं तो वहाँ पे आवेदन नहीं होता, टैप वाटर होता है, वो यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो सूरत हाल है, कंडीशन है, वो कदरे बेहतर है हमारे मुल्क से, तो वो फिर भी तो इस तरह से बचते हैं। लेकिन एहतियाती तदबीर ज़रूर करनी चाहिए और ऐसी वो वैक्सीनेशन करा के लेके आए ताकि उनकी, जैसे आपने कहा कि फिर जो इबादत हैं वो सुकून से हो सकती हैं। खुदा ना खास्ता अगर उनको वहाँ फ्लू हो जाए तो फ्लू में इतना शदीद होता है कि उनको खांसी, बुखार, वो फिर कुछ नहीं कर सकते बेचारे, अपने होटल के कमरे में जो है बस गुजारते हैं और वो सारी इबादत उनकी रह जाती है। तो फ्लू की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, मेनिंजाइटिस की ज़रूर लगवाएं और इसी तरह से निमोनिया की वैक्सीन जो ओल्ड एज है वो ज़रूर लगवा के। हाँ, क्योंकि अच्छा ये मैं इसलिए आपसे कही थी क्योंकि अभी जब मैं भी लास्ट टाइम गई थी तो माशाल्लाह से बाकी हम तो सब ठीक रहे, बट मेरी जो मम्मा है, क्योंकि ये हो गई थी हमसे गलती कि हम वैक्सीनेशन नहीं करवा के गए थे सच प्रॉपर, सबने नहीं करवाई थी, तो वो वापस आने के बाद वो बीमार, वैसे बिल्कुल ठीक रही वो यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि वो डायबिटिक हैं और थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम रहता है, तो वो यहाँ आने के बाद कम से कम 10 दिन तक जो है वो बेचारी तकलीफ़ में रही, वो परेशान रही। सो वो फिर बाद में ये रिग्रेट हो रहा था कि ये चीज़ें हो जानी चाहिए थी ताकि वो जो आप वहाँ पर इबादत का माशाल्लाह से वो जो एक आपको खुशो खुजू के साथ आप इबादत करते हैं तो आप वापस भी लौटें तो वो आपको अच्छे से वो तमाम यादें आपके साथ रहनी चाहिए, बनिस्बत इसके कि उसके बाद आकर आप बीमार हो जाएं और आप उन यादों को अच्छे से एंजॉय ना कर सकें। तो डॉक्टर साहब ये 3 चीज़ें किसी भी उम्र के लोग हैं उनको ये तीनों जो है वो वैक्सीनेशन करा के यहाँ नमूनिया की, इसमें आपसे गुजारिश की कि नमूनिया के जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको नमूनिया ना हो जाए, वो लगवाएं। बाकी जो स्ट्रेन